हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे राजू ने स्टॉक मार्केट से 80,000 रुपए से 16 करोड़ रुपए कमाए। मैं आपको राजू की जर्नी के बारे में बताऊंगा, इसलिए अपनी कोई भी धारणा बनाने से पहले इस वीडियो को पूरा एकदम अंत तक बिना स्किप किए अच्छे से जरूर से देखिए। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज भी दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक एकदम पूरा लास्ट तक देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, और वो भी बिना स्किप किए। तो फिर चलिए इस शुभ कार्य में देरी क्यों, आइए शुरू करते हैं। तो फिर शुरुआत होती है 1960 से, जब राजू और दीपक दोनों का जन्म होता है। देखिए, राजू और दीपक बहुत ही अच्छे एकदम पक्के वाले मित्र हैं, ठीक है। और राजू और दीपक पढ़ने में बहुत ही अच्छे हैं, ये बचपन से ही बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करते हैं। और इन दोनों का ये मानना होता है कि हमें पढ़ लिख करके बहुत ही अच्छी जॉब पाना है, जहाँ पे इन्हें बहुत ही अच्छी सैलरी मिलेगी। तो इसलिए बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई करते हैं और आखिरकार 1985 में इन्हें जॉब लग जाती है, और वो भी काफ़ी अच्छी जॉब लगती है क्योंकि इनकी सैलरी होती है 12,000 रुपये। अब आप ये बोलेंगे 12,000 रुपये तो सैलरी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए, साल है 1985 यानी कि 1985, और 1985 में 12,000 रुपये की सैलरी बहुत बहुत बड़ी बात थी। इसलिए अब दोनों बहुत ही खुश है क्योंकि इन्हें इतनी बड़ी अमाउंट की सैलरी जो लग गई है, इसलिए दोनों पार्टी करते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि राजू और दीपक में एक फर्क है। दीपक थोड़ा अय्याश टाइप का आदमी है, यानी कि थोड़ा मौज मस्ती करना, पैसे उड़ाना, ठीक है, और थोड़ा सा मतलब हाव भाव में रहना, ज़्यादा पैसे खर्च करना, थोड़ा सा शो ऑफ करना, दिखावटी टाइप का आदमी है दीपक, इसकी ऐसी मानसिकता है। लेकिन राजू थोड़ा शांत स्वभाव का आदमी है और सोच समझ के चलता है। हालांकि राजू भी मौज मस्ती करता है, लेकिन इसके माइंडसेट में यह है कि पैसे की बचत करना भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए राजू पैसे की बचत भी करता है। अब आगे समय जा रहा है, ठीक है। फिर क्या होता है कि नौकरी ज्वाइन करने के 2 से 3 महीने बाद राजू कहीं पे बैठा होता है किसी दुकान के सामने बाहर में, तो वहां पे वो किसी 2 लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हुए सुनता है कि स्टॉक मार्केट में पैसे 2 गुना 3 गुना हो जाते हैं। जब इस बारे में राजू सुनता है तो राजू जब पूछता है उन लोगों से कि भाई साहब ये स्टॉक मार्केट क्या होता है, तो वो दोनों लोग समझाते हैं कि स्टॉक मार्केट में आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर जब उस कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ जाएगी तो इससे तुमको फायदा होगा। अब ये चीज जान करके ना राजू के मन में बहुत ही जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि आखिर स्टॉक मार्केट है क्या, मुझे इसको अच्छे से समझना होगा। अब ये बात लेकर के राजू दीपक के पास जाता है, बोलता है राजू तुझे पता है कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर हम अभी से ही स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो आने वाले समय में हमारे पास एक अच्छी खासी धन इकट्ठा हो सकती है। तो दीपक चल हम दोनों मिल करके स्टॉक मार्केट सीखते हैं और उसमें पैसे निवेश करते हैं। तो दीपक बोलता है क्या बात कर रहा राजू यार, अभी हमारी उम्र ही क्या है, अभी हमारी हंसने खेलने की मौज मस्ती करने की उम्र है, तो क्या ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है। स्टॉक मार्केट छोड़ यार, स्टॉक मार्केट तो फ्रॉड होता है, यहाँ पे लोगों के पैसे डूब जाते हैं। तो फिर राजू पूछता है तुझे कैसे पता कि स्टॉक मार्केट में पैसे डूबते हैं। तो दीपक बोलता है चल यार, मैंने ना न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि काफी लोगों के पैसे स्टॉक मार्केट में डूबे हैं। स्टॉक मार्केट स्कैम है, फ्रॉड है, तो ये सब चक्कर में मत पड़, जो भी पैसे कमा रहा है अपने परिवार को चला और मौज मस्ती कर यार, ये सब किस में पड़ गया तू। अब ये सब बात बोल करके दीपक वहां से निकल जाता है, लेकिन राजू के मन में अभी भी ये चीज चल रही है, नहीं यार स्टॉक मार्केट स्कैम नहीं हो सकता, फ्रॉड नहीं हो सकता, जरूर कुछ बात होगी, और जिनके पैसे डूबते होंगे तो उनकी कोई गलती होगी, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी अच्छी कंपनी में पैसे निवेश करेगा तो फिर उसके पैसे क्यों डूबेंगे। तो राजू को जब ये सब जिज्ञासा हो रही तो राजू क्या करता है कि ढेर सारी स्टॉक मार्केट की किताबें पढ़ता है और स्टॉक मार्केट के बारे में सीखने का प्रयास करता है। तो जब राजू स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छे से मतलब उसको लगता है कि मैं सीख चुका हूं और अब मैं किसी कंपनी में निवेश कर सकता हूं, तो राजू उसी समय से पैसे बचाना शुरू कर देता है। और आप मेरा यकीन मानिए, राजू इन 5 सालों में अच्छे खासे पैसे जमा कर लेता है। तो बात करते हैं सन 1990 की। तो जनवरी 1990 में राजू के पास 10,000 रुपए उसके बचत खाते में थे। तो राजू ने बहुत ही अच्छे से रिसर्च एंड एनालिसिस करके श्री सीमेंट कंपनी में 10,000 रुपए को निवेश कर दिया। अब राजू को पता था कि किसी भी कंपनी में निवेश करके लंबे समय तक रुकना जरूरी है, तब जाके एक अच्छा खासा धन इकट्ठा होता है, साथ में कंपनी की तरफ से डिविडेंड भी मिलती है। अब डिविडेंड क्या होता है इसके बारे में मैंने अपने कई सारे वीडियो में ऑलरेडी बात कर रखी है, आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो जब भी कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट के कुछ हिस्से को अपने सारे शेयर होल्डर्स में बांट देती है
तो उसे हम डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि राजू ने 10,000 रुपये 1990 में श्री सीमेंट में इन्वेस्ट कर दिए हैं और राजू लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को होल्ड करता है, तो अक्टूबर 2017 में राजू की जो श्री सीमेंट में इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन रही है वो बन रही है 2 करोड़ रुपए। ये है स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग की ताकत, अगर आप लंबे समय तक रुकते हैं तो राजू ने 2 करोड़ रुपए बना लिए हैं केवल 10,000 रुपए निवेश करके, जो उसने 1990 में निवेश किए थे। और आप देख सकते हैं कि राजू ने 27 साल तक होल्ड किया है, जिसमें उसकी जो पैसे है वो 1913 गुने हो गए हैं और इसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10,000 रुपए पर ईयर 32% की सीआर रेट से ग्रो की है। मतलब कि इन 27 सालों में आप मान सकते हैं कि राजू को पर ईयर अपने इन्वेस्टमेंट पर 32% की रिटर्न मिली है। तब जाके कितने पैसे हुए 2 करोड़ इन 27 सालों में। कहाँ मिलती है 32% रिटर्न, बहुत ही अच्छी खासी रिटर्न मिली। ठीक है, तो राजू अभी भी पैसे जमा कर रहा है। फिर जून 1993 को यानी कि 1993 को राजू के पास अगेन 10,000 रुपए जमा हो जाते हैं और इतने पैसे को राजू क्या करता है कि इन्फोसिस कंपनी में निवेश कर देता है, जिससे कि अगर मैं बात करूं अक्टूबर 2017 की, तो जो पैसे राजू ने इन्फोसिस में 1993 में निवेश किया था, तो 2017 के हिसाब से उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन रही है 2.97 करोड़। यानी कि इन 24 साल के इन्वेस्टमेंट पीरियड में राजू की 10,000 रुपए इन्फोसिस में 2973 गुना हो चुकी है, जहां पे उसकी पर ईयर की इन 24 सालों में सीएजीआर रेट हुई वो हुई 39%, यानी कि लगभग 40%। वाह, कितनी कमाल की बात है। अब राजू शुरू से पैसा जमा कर रहा ठीक है ना, तो उसके पास ना जनवरी 1998 तक 50,000 रुपए जमा हो गए थे। अब 20 पैसे को राजू ने डाल दिया है आइसर मोटर्स में, यानी कि वही कंपनी है जो वो बनाती है ना बुलेट बाइक। तो इस कंपनी में राजू ने 1998 में 50,000 रुपया डाले, जिससे कि 21 साल के बाद यानी कि 2019 में राजू की इस कंपनी में टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो रही है 10.5 करोड़। यानी कि इन 21 सालों में राजू की जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो बन चुकी है 2100 गुना हो चुकी है, जहां पे इसकी इन 21 सालों में पर ईयर की सीआर रेट हुई 32% की। 50,000 से 10.5 करोड़ 21 सालों में आइसर मोटर्स में राजू ने बना लिए हैं। अब राजू ने HDFC बैंक में भी 1995 में पैसे जमा करके 10 रुपया डाल दिए थे, जिससे कि 2017 में राजू की HDFC बैंक में जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनी है वो बनी है 22.46 लाख। यानी कि इन 22 सालों में राजू की HDFC में जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 225 गुना हो गई है, जहां पे उसकी पर ईयर की सीआर रेट हुई इन मतलब कितने सालों में, इन 22 सालों में 27% की। तो अगर मैं इन सारे अमाउंट को मतलब कि प्लस कर दूं, मतलब जितनी इसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनी है, तो आइए देखते हैं कि राजू ने कितने पैसे कमा लिए हैं स्टॉक मार्केट में जस्ट 80,000 रुपये निवेश करके। देखिए इसने टोटल 80,000 रुपये ही निवेश किए हैं, 50, 10, 10, 10 टोटल हुए 80,000। तो देखिए यहाँ पे मैंने आइसर मोटर को 2019 के हिसाब से लिया है और बाकी के 3 कंपनी को मैंने मतलब 2017 के हिसाब से लिया है। तो अगर इस डेटा के हिसाब से अगर मैं इसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को ऐड करता हूँ, राजू की जो टोटल स्टॉक मार्केट में बन चुकी है वो हो चुकी है 16 करोड़ रुपए, लगभग इतने पैसे इसके बन चुके हैं। और ये डेटा तो मैं आपको 2019 और 17 के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर मुझे डेटा आपको 2024 के हिसाब से बताऊंगा ना, तो ये अमाउंट लगभग 25 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएगी। फिलहाल मैं आपको 17 और 19 तक ही बता रहा हूँ। और राजू ने जैसे स्टॉक मार्केट के बारे में सीख रखा था, तो उससे ये भी पता था कि मुझे किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करके उसे बस होल्ड करना है। मेरी इससे इन्वेस्टमेंट वैल्यू तो बढ़ेगी, साथ में मुझे हर साल लाभांश यानी कि डिविडेंड में मिलेगा। तो अगर मैं बात करूँ तो राजू ने बस इन सारी कंपनियों में अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखा हुआ, बेचा नहीं है। अगर बेचेगा तो 2019 और 17 के हिसाब से उसे 16 करोड़ रुपए मिलेंगे। हाँ, टैक्सेस वगैरह भी लगेंगे, अगर उसको हटा के भी देखा जाए तो कम से कम 13, 14, 15 करोड़ तो मतलब राजू के खाते में जाएंगे ही जाएंगे, अगर टैक्सेस अगर इसमें लगेगा तो क्या फिर भी 13, 14, 15 करोड़ कम थोड़ी ना है। लेकिन राजू ने फिर भी होल्ड किया हुआ है। क्यों होल्ड किया हुआ है? क्योंकि इन चारों कंपनी से राजू को लगभग हर साल 2 करोड़ से ज्यादा डिविडेंड मिलता है, वो भी घर बैठे बैठे। देख लिया आप कमाल की बात, मतलब घर बैठे बैठे 2 करोड़ से अधिक रुपए राजू को हर साल मिल जा रहे हैं केवल डिविडेंड के माध्यम से। यानी कि इन कंपनियों में जो काम करते होंगे ना, तो उनमें से जो उनकी एनुअल सैलरी है, मतलब वो एनुअल सैलरी भी 2 करोड़ शायद नहीं होगी। हाँ, किसी की हो सकती है, लेकिन काफी लोगों की तो इतनी नहीं होगी। और राजू को बिना इस कंपनी में एक्टिवली काम किए ही
घर बैठे बैठे हर साल 2 करोड़ रुपए डिविडेंड के तौर पे मिल जा रही है। तो इसी कारण से राजू ने अभी तक इन सारी कंपनियों से अपने इन्वेस्टमेंट को निकाला नहीं है, क्योंकि उसे हर साल करोड़ों रुपए की डिविडेंड जो कमानी है। तो फिर ये सारे फायदे राजू ने स्टॉक मार्केट में केवल 80,000 रुपए निवेश करके बनाए हैं, या फिर आप कह लीजिए कमाए हैं। जबकि दीपक की तो 2017 और 19 के हिसाब से जो इसकी जो संपत्ति है वो 1 करोड़ से भी कम है, क्योंकि दीपक केवल मौज मस्ती और दिखावे में रहता था और पैसे की बचत करता भी था तो निवेश नहीं करता था। इसने इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को समझा ही नहीं, जिससे कि आज इसकी संपत्ति 1 करोड़ से भी कम है। और जबकि राजू की संपत्ति तो 16 से 20 करोड़ रुपए है ही, साथ में उससे हर साल करोड़ रुपए की डिविडेंड भी आ रही है। राजू की तो जिंदगी बन चुकी है स्टॉक मार्केट में केवल 80,000 रुपए निवेश करके। तो फिर यही थी राजू की जर्नी स्टॉक मार्केट में। अब मैं आपको जो बोलने वाला हूँ उसे एकदम ध्यान से सुनिएगा। मैंने अभी तक आपको जो भी कहानी सुनाई उसमें से केवल ये जो डेटा मैंने आपको दिखाया है ना, ये सारे स्टॉक की और जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन रही है ये सब केवल यही सही है। जबकि राजू और दीपक के जो किरदार है इस कहानी में वो काल्पनिक है। मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए कि स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में अच्छे कंपनी में निवेश करने से कितने पैसे बन सकते हैं और स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग इफेक्ट कैसे काम करता है, केवल इसी को समझाने के लिए मैंने आपको कहानी के माध्यम से चीज को समझाया है। ये सारे डेटा तो बिल्कुल सही है, लेकिन राजू और दीपक की जो कहानी है ये मतलब काल्पनिक है। हाँ, और ये बात भी सही है कि यदि इन सारे डेट में अगर किसी व्यक्ति ने भी इतने रुपए इन सारे कंपनियों में इन सारे डेट में निवेश किए होते तो 2017 और 19 के हिसाब से उनके पास भी 16 करोड़ के आसपास रुपए होते ही होते और उन्हें भी करोड़ों रुपए की डिविडेंड आ रहे होते। तो जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग इफेक्ट कैसे काम करती है और आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके कम से कम 20, 21, 25, 27 साल तक रुकना ही है, लॉन्ग टर्म के लिए रुकना ही है, तभी आपके अच्छे खासे पैसे बनेंगे या फिर आप कह लीजिए इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनेंगे। तो ये सारे स्टॉक्स जो मैंने आपको बताए हैं जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बताया आपको, फॉर नॉलेज पर्पस। ये कोई इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी। कहीं पर भी निवेश करने से पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर से ले ले, फिर अपने रिसर्च एंड एनालिसिस के हिसाब से आप अपनी रिस्क पर ही कहीं पर निवेश करें। दीज स्टॉक्स आर ओनली फॉर एजुकेशनल और नॉलेज पर्पस एंड नॉट फॉर फाइनेंशियल एडवाइस। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात को अब तक समझ पाए होंगे। तो यदि आपको ये वीडियो काम की लगी और आपको राजू और दीपक की कहानी पसंद आई तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही में औरों के साथ तो शेयर जरूर से कीजिए। अपने डाउट्स और अपने ओपिनियन आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और भी इसी टाइप की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए आप IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में जो पास में बेल आइकन है उसे तो आप जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और आप राइट टाइम पे उस वीडियो को देख ले। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, मेरे मित्रों, यहाँ तक रुकने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।